तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिर से एक और नई सीरीज़ और नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों हम लॉ लाइफ बाय एमडी यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दोस्तों लॉ ऑफ क्राइम्स 2, जो कि 5th सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, जिसको अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं या फिर आज हम जिस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे हम सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जिसका कोड है K5002। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो पढ़ेंगे वो सीधा जो क्राइम से रिलेटेड जितने भी केस के जो तरीके होते हैं, कौन से क्राइम होते हैं, किस तरह से उनको देखा जाता है, ठीक है, कैसे उनको सज़ा दी जाती है, वो सब चीज़ों के बारे में हम सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन है कि किसी अपराध के सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की क्या प्रक्रिया है। मतलब कि कोई अपराध अगर किसने कर दिया है, ठीक है, तो सत्र न्यायालय उस पर कैसे विचारण करता है। विचारण का मतलब होता है ट्रायल। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधी भाषा में कह सकते हैं कि कोर्ट में जो आपराधिक मामले होते हैं उनको कैसे सुना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन के हम जिस क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, ठीक है, उसका परिचय यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि आज हम क्या चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों भारत में इन इंडिया हम प्रतिकूल प्रणाली का पालन करते हैं। प्रतिकूल मतलब होता है कि जो हमारे विपरीत हो। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश एक तटस्थ पक्ष के रूप में कार्य करता है और वास्तव में कार्यवाही में भाग लिए बिना कानून के बिंदु पर अभियोजन और बचाव को सुनता है। अब सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, कि यहाँ पर है एक अभियोजन शब्द, आप जैसे देख पा रहे हैं अभियोजन शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस अभियोजन शब्द को मैं बता दूं, हो सकता है आप सभी को थोड़ी सी समस्या हो इसमें सुनने में। ठीक है, तो मैं अभियोजन एक नहीं यहाँ पर दो शब्द रखने वाला हूँ, इसलिए मैंने कही आपसे दो बातें। एक तो है दोस्तों अभियोजन, ठीक है, और एक होता है अभियुक्त। अभियुक्त, अब दोनों ये है क्या, देखिए अभियोजन और अभियुक्त। देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी एक वह पक्ष, आपने वादी और प्रतिवादी सुने होंगे ना, तो उनका एग्जांपल ये तो है वादी और ये है प्रतिवादी। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ये वादी है ये प्रतिवादी है। अब मैं अभियोजन अभियुक्त को थोड़ा सा बता दूं। देखिए अभियोजन वह है, ये अभियोजन पक्ष वह पक्ष है जो जिसके ऊपर कोई भी, ठीक है, क्रिमिनल या कोई भी चीज़ है वो उसके द्वारा होता है, मतलब उसके ऊपर होता है। कहने का मतलब है कि अभियोजन के किसी अभियोजन जो है यहाँ पर, ठीक है, इनके ऊपर किसी ने चक्कू चला दिया, समझना, ध्यान रखना, ठीक है, इसके ऊपर चक्कू चला दिया, तो अब ये न्याय मांगने के लिए जाएंगे कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जाएंगे। तो अब ध्यान रखना, कोर्ट ये हो गया अभियोजन के पेट में चक्कू मार दिया किसी ने, तो ये कोर्ट में गए हैं कि भाई अभियुक्त ये जो है इसने चक्कू मारा है, तो ये है अभियुक्त। कहने का मतलब है कि एक होता है वादी पक्ष, तो ये हो गया, और प्रतिवादी पक्ष ये हो गया दोषी पक्ष। अभियुक्त जो है दोषी पक्ष हो गया, ठीक है, और ये जो है ये अभियोजन हो गया, अभियोजन पक्ष हो गया, मतलब कि जिसके ऊपर दोष हुआ है और जिसने किया है वो हो गया अभियुक्त। ठीक है दोस्तों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अभियोजन का मतलब होता है कि वाद करने वाला, ध्यान रखना, अभियोजन का मतलब होता है वाद करने वाला, अभियोग लगाने वाला। अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर वाद लगा है, ठीक है, उसके तहत अपने आप को ऑफेंड करना, अपने आप को बचाना। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्राइम साबित हो जाता है, मतलब कि जब तक क्राइम साबित नहीं होगा ये होगा अभियुक्त। जैसे इसके ऊपर क्राइम साबित हो जाता है इसको बोला जाएगा फिर क्रिमिनल, ठीक है, आरोपी।
चलिए इतनी बात हो गई, अब चलते हैं आगे। ये दोनों चीजें बेसिक पूरे क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्ड मीनिंग भी दोनों हो गए, ध्यान रखना। चलिए, तो अभियोजन और बचाव को सुनता है। अभियोजन का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर का मतलब कृत्य हुआ है, और बचाव जिसने किया है, तो वो बचाव ही तो करेगा अपना। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई और सुनवाई का अधिकार है। धारा 302 आरोपी को अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार देती है। ध्यान रखना, धारा 303 जो है, कोई भी आरोपी है भैया, उसको अपना बचाव करने के लिए कि मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगे हैं ये सही नहीं है, मुझे फंसाया गया है, जज साहब प्लीज़ मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए। जज साहब कहेंगे चलो अपना वकील लिया और अपने पक्ष को रखो, ठीक है। तो जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो अपना वकील करेगा और अपने ऊपर जो भी उसके ऊपर जो वाद लगे हैं, जो भी उसके ऊपर जो अभियोजन हुआ है भैया, उसको वो गलत से ठहराएगा, तो वो बचेगा। आगे कि धारा 304 के तहत जहां कोई आरोपी व्यक्ति किसी वकील द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है 303 में तो यह है कि भैया अपना वकील करो और जाकर के अपना बचाव करो। धारा 304 ये कहती है कि कोई भी आरोपी जो अपने ऊपर जो उसके मामले लगे हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के, सीधा सीधे कहने का मतलब अपना वकील करने नहीं कर सकता, वो इतना सक्षम नहीं है, तो न्यायालय राज्य के खर्च पर उसके लिए एक वकील नियुक्त करेगा। ठीक है, ये काम किसका है? अदालत का है। आगे, आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित न हो जाए। ध्यान रखना कि पुलिस ने पकड़ लिया, तुम जेल में पहुंच गए और तुम्हारी जमानत हो गई और तुम बाहर आ गए और फिर लोग कह रहे हैं अरे ये तो उसके अरे ये तो 300 भैया 2 में गया था अंदर, ये तो मुजरिम है, नहीं कह सकते भैया। जब तक जज ये नहीं कह देगा हाँ ये मुजरिम है, इसके ऊपर दोष सिद्ध होते हैं, तब तक वो अभियुक्त होगा। ध्यान रखना, अभियुक्त और आरोपी में यही अंतर है। जब तक उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता जब तक वो अभियुक्त कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का अधिकार है। मतलब कि जिस पक्ष ने लगाए हैं इल्जाम, ठीक है, उसके जैसे कि जिसने इल्जाम लगाया वो कहेगा देखो जी उसके सामने इसने मारा था, सामने वाला पक्ष करेगा अच्छा उसको लिया, सामने उसको लिया, जो चश्मदीद गवाह होता है जिसके सामने मारा, फिर उससे जिरह करेगा, पूछेगा, आपने देखा होगा अदालत में, उनसे पूछते हैं क्या तुम वहीं थे, कहाँ थे, कितनी दूरी पर थे, क्या होते हुए देखा, तुमने अपने आंखों से देखा उसने उसको मारा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जिरह होती है। ठीक है, तो ये जिरह करने का अधिकार होता है। किसको होता है? अभियुक्त पक्ष को। आरोपी जो मतलब कि जो अभियुक्त है, मतलब कि जो आरोपी बनने वाला है या फिर नहीं बनने वाला है, उसका वकील जिरह करेगा किसके ऊपर? अभियोजन पक्ष के गवाहों के ऊपर। आगे, भारतीय दंड संहिता 1807 के तहत सभी अपराधों की जांच और मुकदमा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, आगे, अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर संहिता किसी आपराधिक मामले की सुनवाई की प्रक्रिया और उसके चरणों का वर्णन करती है। मतलब कि जितने भी मामले हैं दोस्तों, ठीक है, ये CRPC के मतलब कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अकॉर्डिंग सुने जाते हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 के मुताबिक ही इनमें सजा होती है। सजा मतलब दंड दिया जाता है। अब भारत में एक समान न्यायिक प्रणाली है, मतलब कि भारत में जो न्याय प्रणाली है वो समान है, इक्वल है, जिसका सर्वोच्च स्थान, मतलब कि जो न्याय प्रणाली सबके लिए समान है, कहते हैं सबके लिए समान है, तो भैया सर्वोच्च स्थान कह सकते हैं हेड क्वार्टर या फिर हेड ऑफिस कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के पास राज्य के, अब सर्वोच्च न्यायालय तो है, ध्यान रखना, अब बात आ गई उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय से नीचे होता है उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय के पास राज्य के भीतर सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है। कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सभी अदालतों का बाप है, ये ध्यान रखो। उसके बाद तो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो उस बाप का बेटा है, और जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट है वो सभी पोते पोतियाँ हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। तो अब बाप जो होता है भैया हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उसके भाई हर एक राज्य का अलग हाई कोर्ट होता है,
तो अपने राज्य के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट, सत्र जो अदालतें हैं, उन सब के ऊपर उसका क्या होता है, अधीक्षण होता है। जैसे एक बाप का होता है ना कंट्रोल अपने बेटे के ऊपर, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है अब की बार ये करो। फिर बेटा कहता लाओ पिताजी मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं बाइक में वो करवानी, सर्विस करवानी, ये करवानी है, तो अच्छा सर्विस कर, मतलब सारी प्रक्रिया को बाप देखता है ना। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय देखता है कि छोटे न्यायालय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे करने के लिए इजाज़त मांगते हैं। इसी को कहेंगे अधीक्षण की शक्ति है किसको, न्यायालय को। आगे सीआरपीसी आपराधिक मुकदमे को सत्र मुकदमे और मजिस्ट्रेट मुकदमे में विभाजित करती है। कहने का मतलब है सीआरपीसी जो है वो जो क्रिमिनल मामले हैं, आपराधिक मुकदमे मीन्स क्रिमिनल मामलों को सत्र मुकदमे और मजिस्ट्रेट मुकदमे में विभाजित करते हैं। मतलब वो ही करती है कि ये सत्र वाले मुकदमे हैं या फिर मजिस्ट्रेट मुकदमे हैं, और क्या कोई अपराध सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके बाद यही तय करेंगे। सत्र न्यायालय का मतलब होता है दोस्तों कि सेशन कोर्ट, और मजिस्ट्रेट कोर्ट का मतलब होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो अब ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सा मुकदमा सेशन कोर्ट में लड़ा जाएगा, मतलब सेशन कोर्ट में देखा जाएगा, या कौन सा मुकदमा मजिस्ट्रेट देखेगी, ठीक है। चलिए, यह संहिता की पहली अनुसूची के तहत निर्दिष्ट है। जब कोई जिला न्यायालय आपराधिक मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। ध्यान रखना, जब कोई जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तो उसे ही सत्र न्यायालय कहा जाता है। मतलब कि जब जिला न्यायालय ये मान ले कि इस कोर्ट को मैं, इस केस को मैं देखूंगा, इस अपराध को मैं देखूंगा, तो वो उसको भेजता है कहाँ पर, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पे होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पर होता है हाई कोर्ट, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। और सत्र न्यायालय के नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, ठीक है, ये सारे होते हैं, ध्यान रखना। तो सत्र न्यायालय के बारे में पता चल गया। अब है सत्र न्यायालय को प्रथम दृष्टता न्यायालय माना जाता है। सत्र न्यायालय ये जिसको न्यायालय माना जाता है प्रथम, पहली बार में जो जिला स्तर पर गंभीर प्रकृति के अपराधों से निपटता है। मतलब कि सत्र न्यायालय ही एक जिला स्तर पर ऐसा कोर्ट है जो प्रथम दृष्टता जो भी आपराधिक मामले होते हैं, ध्यान रखना फौजदारी वाले मामले या फिर कह लो आपराधिक मामले या क्रिमिनल मामले, उनको सत्र न्यायालय ही देखती है और वो ही उससे निपटता है। अब ये किसी जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय है, मतलब हर जिले में एक सत्र न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वही होता है दोस्तों सत्र न्यायालय। उसके अनुसार सीआरपीसी की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है और प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। कहने का मतलब यह है कि सीआरपीसी की धारा 9 ये कहती है कि राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बनाएगा और उस सत्र न्यायालय बनाएगा, और उसके का जो अध्यक्ष, मतलब कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त जज होगा। मतलब कि सत्र न्याय, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि सत्र न्यायालय का जज नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट से जो जज नियुक्त होकर के आएगा वो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होगा और वहीं पर वही मामलों को सुनेगा और वही वहाँ पर फैसला देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था परिचय। अब आप सोचोगे आप परिचय इतना बड़ा है तो क्वेश्चन कितना बड़ा है, इस बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि अब जो पढ़ रहे हो ना दोस्तों वो जीवन में हर रोज काम आने वाला है। ये जब भी आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे, नहीं भी जाओगे, आपको पता होना चाहिए, आपके ऊपर कोई सो भी जाता है, फिर आप किसी के ऊपर केस करते हो, आपको पता होना चाहिए हमारा केस कैसे कैसे न्यायालय में जाएगा, कैसे कैसे उसको सुना जाएगा, क्या क्या उसमें होगा, सारी चीज़ें। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, कुछ भी स्किप मत करना, कंटिन्यू देखते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। परिचय के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं विषय का दायरा। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको कि दायरा क्या होता है, ये जरूरी है। देखिए, यह विषय मुख्य रूप से उन परीक्षणों की प्रक्रिया और अपनाए गए कदमों को शामिल करता है जहाँ मामला सत्र न्यायालय के समक्ष आया हो। कहने का मतलब है कि दायरा डालना होता है। दायरा
डालना होता है। दायरे को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे साथ में कुछ हुआ है हम उसको बोलेंगे न्यायालय के सामने कि सर इन्होंने हमें मारने की कोशिश की है, इनको सजा दीजिए। ठीक है, वो हो गया दायरा। समझ में आ गया? चलिए आगे है परीक्षण में प्रारंभिक चरण। कहने का मतलब है अब दायरा डल गया, मामला कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, सेशन कोर्ट में मामला पहुंच गया। तो अब सेशन कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, स्टार्ट होने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? दायरा जो डलता है वो वकील द्वारा डलता है। ध्यान रखना, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता। इट मीन्स के हम लोगों का कोई भी रोल नहीं होता, ना अभियुक्त का ना अभियोजन को। ये हम वकील को सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ था, ये हुआ था, सामने वाले ने किया, उसने किया, ऐसे किया। ठीक है, उसके बाद में वकील इसको क्या करता है, दायरा बना करके डाल देता है कि चलिए ठीक है आपका केस मैं लड़ूंगा। वकील अपना एक वकालतनामा लगाता है, उसके साथ में रिप्रेजेंट कर देता है कि सर ये वाला जो मैटर आया है आपके सामने इसका प्रतिनिधित्व मैं करूँगा। ठीक है, तो कोर्ट में मामला पहुंच गया। आगे क्या होता है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक चरण के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में मतलब कि प्रारंभ में एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता है। ध्यान रखना, एक मजिस्ट्रेट है वो किसी अपराध का संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने का मतलब है कि वो देखेगा कि मामला है क्या, और उसके बाद धारा 209 के अनुसार वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। अब ध्यान रखना, हम जा कर के सीधा जो हमारा जो वाद होता है, वाद मैंने पढ़ाया था ना, वाद दायर करना, वाद को कौन देखता है? मजिस्ट्रेट के सामने हम लेकर के जाते हैं कि ये लीजिए सर डीएम के पास, मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के पास। डीएम देखेगा अच्छा मामला ये है यार, क्रिमिनल का संगीन मामला है, खतरनाक वाला मामला, सेशन कोर्ट को भेज दो, तो उसको वो तुरंत सेशन कोर्ट को भेज देगा। अब एक मजिस्ट्रेट को धारा 190 के तहत, ध्यान रखना, 209 में क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो भी आपका मामला है उसको कहाँ भेजेगा? सेशन कोर्ट के पास। उसके बाद धारा 190 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार उसको है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट पर एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त अधिकारी पर या उसके ज्ञान पर धारा 193 के अनुसार सेशन न्यायालय किसी अपराध का सीधे तौर पर संज्ञान नहीं ले सकता। ध्यान रखना कि कोई भी मामला है उस मामले को डायरेक्टली सेशन कोर्ट नहीं पढ़ता, नहीं देखता, उसके पास में रेफर करके जाता है। रेफर कौन करता है भैया? मजिस्ट्रेट करता है। अब मजिस्ट्रेट के पास में केस कैसे आता है? मतलब बात, या तो हम अपने वकील के साथ में जाकर के खुद उसके पास में अपनी एप्लीकेशन को दे दें, या फिर हम सबसे पहले एफआईआर लिखवाते हैं। वो एफआईआर जो है वो फॉरवर्ड होकर के वहाँ जाएगी। ठीक है, तो जो एफआईआर जाएगी उसको पुलिस अधिकारी लेकर के, पुलिस अधिकारी के द्वारा जाएगी निरीक्षित होकर के। ठीक है, तब जाएगी। कहने का मतलब है अंतिम जाकर के पहुँचेगी मजिस्ट्रेट के पास ही, और मजिस्ट्रेट ही इसको सेशन कोर्ट में भेजेगा। लेकिन सेशन न्यायालय को बिना किसी मामले के अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मामला उसके पास में दिया है फिर वो नहीं ले सकता। भैया वो ले सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यदि मजिस्ट्रेट उसे मामला सौंपता है या यदि वह एक विशेष केस के रूप में कार्य करता है तो उसी को बोलेंगे अदालत। ठीक है दोस्तों, अब आगे धारा 207 और धारा 208 के तहत मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब कि एफआईआर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियां मतलब कि कॉपी आरोपी को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद धारा 209 के तहत यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मतलब ट्रायल सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, तो वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, सेशन कोर्ट को सौंप देता है। ध्यान रखें, सत्र न्यायालय मतलब होता है इंग्लिश में सेशन कोर्ट। और सभी दस्तावेज मतलब कि जो भी कॉपियां होती हैं सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड उसे भेज सकता है, और या तो उस जमानत दे सकता है या आरोपी को रिमांड पर ले सकता है या फिर हिरासत और लोक अभियोजक को भी सूचित करेगा। कहने का मतलब यह है कि भैया मजिस्ट्रेट जो होता है वो आरोपी मतलब कि उसके पास में कोई मामला जाएगा वो तुरंत कहेगा अच्छा ये मामला है तुम्हारे साथ ये हुआ है, चलो भाई
कौन है अभियुक्त इसमें, उसको बुलाया जाए, उसके पास में सूचना जाएगी, समन भेजेगा, उसके पास वो बताएगा, अपना पक्ष रहेगा, सर ये मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, मुझे गलत फंसाया गया है। वो कहेगा चलो ठीक है, अपना वकील करो और अपनी बचाव करो। वो कहेगा सर मैं कैसे करूं, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो वो उनको जमानत दे देता है। या फिर उसे लगता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, इसी ने ये कांड किया है और ये जमानत मांग रहा है ताकि वहाँ पर सबूतों को मिटा सके कुछ भी, तो उसको कह देता है पुलिस में चलो जाओ, उसको रिमांड पर ले जाओ। कौन कर सकता है ये? मजिस्ट्रेट। उसके बाद सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे की प्रक्रिया धारा 225 से धारा 237 तक उल्लेखित है। ध्यान रखना, अब यहाँ से जो मामला है वो सेशन कोर्ट में भेज दिया डीएम ने, मतलब मजिस्ट्रेट ने, और यहाँ से आगे स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, धारा 225 से 237 तक उल्लेखित है। दोस्तों मैं यहाँ का एक बात आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये पेपर में इस तरह से आ सकता है कि धारा 225 से मतलब कि आपराधिक प्रक्रिया जो संहिता है उसके अकॉर्डिंग धारा 225 से 237 तक जो भी उल्लेखित प्रावधान है उनको लिखिए, तो आप तुरंत समझ जाने सेशन न्यायालय वाला ट्रायल वाला मामला है और यही क्वेश्चन वहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो धारा 225 के अनुसार सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमा एक लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब सत्र न्यायालय के सामने मुकदमा जाता है तो वो लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यान रखना, लोक अभियोजक मतलब वो अभियोजक मैंने बताया था ना सबसे पहले कि जिसके साथ में गलत हुआ, ठीक है, उसका एक लोक अधिकारी होगा, वो उस मामले को वहाँ पर संचालित करेगा। उसके बाद अभियोजन के लिए मामला खोलना। अब ध्यान रखना, अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अभियोजन के लिए मामला खोलना, देखिए, जब मजिस्ट्रेट धारा 209 के तहत एक मामला सत्र न्यायालय को सौंपता है और आरोपी अदालत के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो अभियोजक को धारा 226 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप समझाकर अपना मामला खोलने की आवश्यकता होती है। अब ध्यान रखना, जो लोक अभियोजक है मतलब कि जो अभियोजक का जो वकील है वो वहाँ पर जाएगा, वो कहेगा सर हमारा मामला यह है कि हमारे क्लाइंट के साथ, मतलब कि जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ, उसके साथ में इस सामने वाला जो कटघरे में जो मुजरिम खड़ा है इसने उसको मारने की कोशिश की है और चाकू चलाए हैं, 3 चाकू उस पर मारे हैं, लेकिन कैसे ही बिना मतलब किस्मत उसकी है कि वो बच गया, नहीं तो मर जाता, इसलिए उन पर जो हाफ मर्डर का चार्ज लगाया जाए और उसको 7 साल के लिए जेल भेजा जाए। ठीक है, इस तरह से। तो अब वो कहेगा अच्छा, फिर उसके बाद में वो सबूत ही बताएगा कि देखिए सर ये हमारे पास में सबूत है, मैं सिद्ध करूंगा कि हाँ ये कांड इसी ने ही किया है, मेरे पास में ये सबूत हैं, एक वीडियो भी है, फोटो भी है, चश्मदीद गवाह भी है, सारा सब कुछ है। तो अब जिसके द्वारा वह आरोपी का जो अपराध साबित करेगा, इस स्तर पर साक्ष्य का पूरा विवरण बनाने की अदालत की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि वहाँ पर सारे वो जो साक्ष्य हैं, सबूत है, बताने की आवश्यकता नहीं, वो केवल बता देगा ये सबूत है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अभियोजन मामले की शुरुआत केवल उन मामलों से होनी चाहिए जो साक्ष्य का पालन करने के लिए आवश्यक है। आगे, अभियोजन पक्ष के लिए मामला खोलते समय एक लोक अभियोजक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन साक्ष्यों का पूरा विवरण दे जिनके साथ वह अपना मामला साबित करना चाह रहा है। मतलब कि जो वकील होगा अभियोजक पक्ष का, ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारे सबूतों को, गवाहों को लेकर के एक दिन ही पहुंच जाए, उसी दिन जिस दिन मामला हो, सर देख लीजिए मेरे तो सारे गवाह आ गए, वो हो गए, देखो, और ये है, चलो CDI चला के देख लो, फोटो देख लो। ऐसा नहीं होता। वो कहेगा ठीक है तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में स्त्राव होना, रिलीजिंग। चलिए, अब इसमें अदालत मामले के दस्तावेजों और रिकॉर्डों पर विचार करने और मामले पर अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों को सुनने के बाद, इट मीन्स कि यहाँ पर अदालत ने जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसको भी, उसके पक्ष को सुन लिया, और जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है दोस्तों उस पक्ष को, दोनों को सुन लिया, दोनों के वकीलों को सुन लिया। तो अब यहाँ पर न्यायाधीश को ये लगेगा कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। कहने का मतलब है कि जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, ये केवल मन का वहम है या फिर झूठे हैं, जो भी है, ऐसा अगर लगता है तो
अभियुक्त को आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं पर क्या होता है, फर्स्ट हियरिंग में ही आरोप को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, जाइए भैया तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, ये न्यायाधीश को होगा। उसके बाद या फिर न्यायाधीश को धारा 227 के तहत आरोपों को आरोप मुक्त करने के लिए अपने कारणों का रिकॉर्ड करना आवश्यक है। जैसे ही वो उसको मुक्त करेगा, मतलब कि अभी केस जो है कोर्ट में आया ही है, पहली बार में दोनों पक्षों को सुन लिया है, उसने कहा कि सर इसने ऐसे ऐसे मारा था, उसने कहा मैंने सर ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो गलती से आप कुछ भी कैसे भी कंडीशन है। अगर न्यायाधीश को लगता है कि भैया अभियोजक द्वारा जो लगाए गए इल्जाम आता वो झूठे निराधार हैं, तो वो उनको कहे चलो भगवान से, चलो भैया तुम आरोप मुक्त हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं होगा, जाओ अपने घर जाओ। लेकिन ये किस आधार पर न्यायालय ने किया है, क्या ऐसी चीज़ें उसने देखी उस केस में कि ये केस झूठा है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा न्यायाधीश, ठीक है, मतलब कि जज। अब ऐसा ही हुआ था कर्नाटक राज्य बनाम मूल मुनिस्वामी मामले में, यह माना गया था कि इस धारा का उद्देश्य न्यायाधीश से आरोपी को आरोप मुक्त करने के लिए कारण बताने की अपेक्षा करना है। कहने का मतलब है ये जो नया जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसमें यह था कि भैया धारा 227 ये कहती है कि अगर न्यायाधीश को फर्स्ट हियरिंग में ही लगता है कि अभियोजक द्वारा जो मामला बताया गया है वो गलत है, ठीक है, इसका कोई भी स्टैंड नहीं है, इस पर कोई केस नहीं हो सकता, सजा नहीं सुनाई जा सकती, तो उसको वहीं पर रद्द कर देगा, डिसमिसल कर देगा, ये उसको अधिकार है। लेकिन उसके साथ साथ में उसका रिकॉर्ड भी रखेगा ताकि उच्च न्यायालय को उन कारणों की सत्यता की जांच करने में सक्षम बनाया जा सके जिसके लिए सत्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। अब ये जो धारा 227 यही कह रही है कि ये जो मामला उसने रद्द कर दिया है सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ने, वो रिकॉर्ड बना के रखेगा। अब रिकॉर्ड क्यों रखेगा, ये बात है भैया, रिकॉर्ड इसलिए रखेगा क्योंकि उसका जो बाप है हाई कोर्ट, मैंने बताया था ना कि ये पोते हैं, उसका जो ये बेटे है उसका जो बाप है वो कौन है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट से नीचे बाप है ना हाई कोर्ट, वो ये देखेगा सेशन कोर्ट ने किस आधार पर केस को रद्द कर दिया, दिखाओ जरा सबूत दिखाओ किस आधार पर कर दिया तुमने, ठीक है। तो इसी के लिए वो इन सबूतों को जुटाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आरोप तय करना। देखिए कंडीशन, मामला जब कोर्ट में जाएगा दो होंगे, या तो उस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर उस केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहते हैं ना पहली हियरिंग में ही इस मामले को मैं रफा दफा करवा दूंगा, तो भैया या तो कोई भी मामला रफा दफा कर देगी सेशन कोर्ट या उसको स्वीकार कर लेगी। रफा दफा कर देगी तो उसके लिए हमने पहले बताया था धारा 227 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखेगी और भगा देगी दोनों को। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, उसी चीज पर तो हम आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरोप तय करना। देखिए धारा 228 के तहत न्यायाधीश मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करेगा और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद सोचता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और विशेष रूप से विचारणीय है, तो सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाएगा। अब देखिए धारा 228 ये कहती है कि मामला ये है कि हाँ भाई यह मामला रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए, ये इसलिए रखा जाना चाहिए कि भाई उनको लगता है कि मामला गंभीर है और उन्होंने ये अभियुक्त ने ये कांड किया है, तो उसको रख लेगा। चलो भी केस एक्सेप्ट। आपने मूवी देखी होगी ओ माई गॉड और ओ माई गॉड 2, दोनों यार देखने की चीज़ें हैं, देखा कीजिए। फालतू की रील वील वगैरह मत देखा कीजिए, इन मूवियों को देखिए, इनमें से ज्ञान मिलेगा तुमको। लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या होता है उसमें, मैं उसको एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि जब ओ माई गॉड 2 में या फिर ओ माई गॉड फर्स्ट में, दोनों में मामला जो कोर्ट के लिए जाता है तो वो कहते हैं ये मामला तो निराधार है। निराधार का मतलब, और भगवान के खिलाफ तुम केस करोगे यार, ओ माई गॉड में भगवान के खिलाफ केस करोगे, भगवान के खिलाफ केस हो ही नहीं सकता, नहीं, इस मामले को नहीं सुना जा सकता। लेकिन जब परेश रावल जो इसमें अभियोजक होते हैं वो जब अपने मामले को रखते हैं तो उनको लगता है हाँ यार उनके साथ गलत तो हुआ है, चलिए भाई मामले को, इसको मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, धारा 228 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे है, यदि मामला विशेष रूप से सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। ध्यान रखना कि मामला
अगर विशेष रूप से सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है तो न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी की किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि वो देखेगा यार मामला इतना गंभीर भी नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं, चलिए मामले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे जो निचली कोर्ट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहाँ पर इसको भेज देते हैं, वो अपने आप इसको हैंडल कर लेंगे, तो वो ये कर सकता है। वह अभियुक्त को उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास निर्देशित करेगा जिसके पास मामला स्थानांतरित किया गया है, मतलब भेजा गया है, या इसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस पर स्थापित वारंट मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा। मतलब कि मजिस्ट्रेट कहेगा चलो मामला मेरे पास ही आके लौट के चलो मैं इसको देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। अभियोजक का जो मामला है, ठीक है, जो वाद है वो एक्सेप्ट हो गया, केस मतलब कि ऐड हो गया, और उसके बाद में सेशन कोर्ट को लगेगा कि ये गंभीर है, ज़्यादा गंभीर है, तो वो उसको सुनेगा, नहीं तो उसको निचली कोर्ट में भेज देगा, अपने आप से निचली कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभियुक्त के अपराधों के संबंध में दो दृष्टिकोण संबंध हैं तो जो अभियुक्त के लिए अधिक अनुकूल होगा उसे अपनाना होगा। मतलब कि यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि भैया जो मामले हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कि जैसे उसको मतलब कि अभियुक्त को दो कंडीशन है उसमें आरोप के मामले में, या तो उसको 7 साल की सज़ा होगी, ठीक है, या फिर इसके उम्र कैद होगी। तो उनमें से जो अनुकूल होगा उस समय उस चीज़ को अपनाया जाएगा। मतलब धारा में लिखा हुआ होगा ना कि जैसे 302, ठीक है, 307 इनके खिलाफ हाफ मर्डर लग गया तो भैया 7 साल की सज़ा, और मर्डर है तो आजीवन कारावास। तो उसमें दोनों चीज़ों में जो अनुकूल होगा वो डिसीजन लेगा कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे है एक एग्जाम्पल देखिए। यह नती भद्र शाह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया गया था कि धारा 228 CRPC के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपने कारणों का रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आरोप तय करते समय सिर्फ प्रथम दृष्टता मामला ही देखना है। उसके बाद इस स्तर पर न्यायाधीश को यह देखने के लिए आवश्यक विस्तृत आदेश दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि मामला उचित संदेह से परे है या नहीं, जैसा कि भावना बाई बनाम घनश्याम और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद रुक्मणी नार्वेकर बनाम विजया सतारेकर के मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि आरोपी आरोप तय करने के चरण में कोई सबूत पेश नहीं कर सकता और केवल उन सामग्रियों पर विचार किया जा सकता है जो आरोप तय करने के समय धारा 227 में निर्दिष्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है आरोप को आरोप समझते हुए। मतलब कि आगे की प्रक्रिया है कि आरोप को आरोप समझते हुए। देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे धारा 225 से स्टार्ट हुआ था ना, 26, 27, 28। तो अब धारा 228 ख मतलब कि 2 के अनुसार धारा 228 ख कहती है कि जब कोई मामला विशेष रूप से सेशन न्याय कोर्ट द्वारा ट्रायल पर है और न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ आरोप तय करता है तो उसे आरोप को पढ़ना और समझना होगा और आरोपी से पूछना होगा कि क्या वह दोषी स्वीकार करना चाहता है या मामला चलाने का दावा करना चाहता है। ध्यान रखना कि जब कोर्ट मामले को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया, अब खुद न्यायाधीश जो कटघरे में मुजरिम होगा उसको बुलाएगा, उससे कहेगा हाँ भाई तुम्हारे ऊपर ये मामला कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, कोर्ट ये मानती है कि तुम्हारे ऊपर ये जो चार्ज लगाए गए हैं, ठीक है, वो सत्य है, क्या तुम इस बात को मानते हो या नहीं, मतलब कि तुमने जो मर्डर करने की कोशिश की है वो सही बात है या गलत। अब जो आरोपी होगा, अभियुक्त होगा, ठीक है, वो 2 चीज़ कहेगा, जी हाँ मैं मानता हूँ, आई एम गिल्टी, मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूँ, गिल्टी का मतलब दोषी मानता हूँ, या फिर कहेगा नहीं सर ये तो झूठे हैं। अगर ये मान लेता है कि गिल्टी है तो तुरंत वहीं पर सज़ा सुना दी जाएगी उसको, लेकिन अगर ये मानता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ तो फिर सामने वाले पक्ष से दूसरे से कहेगी, अभियोजन पक्ष से लाओ भी सबूत लेकर आओ इसके खिलाफ हो, ठीक है, और सबूतों के उनको नज़र किया जाएगा, सबको देखा जाएगा, तब इसको मुकदमा किया जाए। इसीलिए तो कहते हैं
कि अदालत में जाकर के तुम्हें लग रहा है तो तुम अपने मामले को अगर लंबा खींचना चाहते हो तो स्वीकार मत करो कि तुमने कुछ किया, तुम बोलोगे नहीं किया है। चलिए आगे है कि न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपी को दोष स्वीकार करने के लिए कहने से पहले उसके आरोप को पढ़ाया और समझा जाए। ठीक है, मतलब उसको न्यायालय जो है भैया, न्यायाधीश जो है वो उसको बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे, जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अगर आरोपी को समझो कि इंग्लिश नहीं आती और मुकदमा जो है वो न्यायालय इंग्लिश में बता दे तो वो गलत होगा, उसी के भाषा में उससे पूछा जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल था बनवारी बनाम यूपी राज्य में न्यायालय ने माना कि अभियुक्त को आरोप पढ़ने या समझने में चूक से मुकदमा तब तक खराब नहीं होगा जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि धारा 228 का अनुपालन न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब 228 जो है वो यही तो कहती है कि मामला अस्वीकार हो गया, अस्वीकार हो गया। स्वीकार होने के बाद ही तो उससे पूछा जाएगा, हाँ भी तुम इस मामले को आरोपी जो है अभियुक्त, उससे पूछा जाएगा तुम्हारे ऊपर ये जो 302 है, 306 है, 376, 400 जो भी है यार मामला लगाया जाएगा, वो तुम मानते हो, अपनी गलती मानते हो या नहीं। वो नहीं मानेगा गलती तो मामला आगे चलेगा, मान लेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे दोषी की दलील पर दोष सिद्धि। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर कंडीशन क्या हुई है दोस्तों, कि जो दोषी मतलब कि जो अभियुक्त है उसने ये माना ही नहीं कि मैं गिल्टी हूँ, उसने अपने आप को दोषी नहीं माना, उसने कहा सर मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो जब इल्ज़ाम अगर लगाए जा रहे हैं वो ये कह देता है और मैं गिल्टी नहीं हूँ तो मामला फिर आगे बढ़ेगा। अब आगे कहाँ बढ़ेगा वो देख लेते हैं हम। अगर वो कह देता है कि हाँ जी मैंने किया था, मुझसे गलती हो गई, तो वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोषी की दलील पर दोष सिद्धि, मतलब कि अगर अब उसकी दलीलें चलेंगी ना भैया, उसने नहीं माना तो वो अपना बचाव पक्ष को देखेगा, वो अपना बचाव करेगा। कैसे, देखिए अभियुक्त धारा 29 के तहत अपना अपराध स्वीकार कर सकता है या फिर अपराध स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। मतलब 229 कह सकती है तो मानेगा कि मैं गिल्टी हूँ या फिर मानेगा गिल्टी नहीं हूँ। तो धारा 229 के तहत न्यायालय को दोषी की दलील स्वीकार करने का विवेकाधिकार है। इस विवेक को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। साथ ही न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिका स्वेच्छा से दी गई है या फिर किसी प्रलोभन के तहत नहीं, अन्यथा यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। कहने का मतलब यह है कि भैया वो यहाँ पर जो अभियुक्त है उसको पूरी आज़ादी देगी कि तुम अपने या तो दोष को स्वीकार कर लो या मत करो। 229 यही कहेगी ना, और इस बात की वो कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता, अदालत भी दबाव नहीं डाल सकती, न्यायाधीश भी नहीं कहा तुम मामले को यहीं पर मान लो, कहा तुमने गलती की है, नहीं तो बहुत लंबे जाओगे, ऐसे भी नहीं कह सकती। ठीक है, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है वो सबके लिए समान है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रानी महारानी बनाम भादु में आयोजित किया गया था कि दोषी होने की दलील स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। मतलब कि दोषी है या नहीं उसकी जो दलील है वो स्पष्ट साफ साफ शब्दों में होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी याचिका को दोषी न होने की दलील के बराबर माना जाएगा। ध्यान रखना कि अगर सामने वाला पक्ष मतलब कि अभियोजन पक्ष, उसे सीधी सीधी बातों में ये पूछना चाहिए कि तुमने ये किया है या नहीं किया है। घुमा फिराकर अभियोजन पक्ष या फिर जज घुमा फिराकर उससे कोई बात नहीं पूछ सकता, सीधा सीधा एक ही शब्दों एक ही लाइन में पूछेगा, हाँ भाई तुम पर ये जो मामला है तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? हाँ सर है। तुम्हें पता है तुमने किस चीज़ के बारे में यहाँ पर खड़े हो? जी हाँ पता है। तो बताइए तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं तुमने ये आरोप किए हैं या नहीं किए हैं, बस ये पूछा जाएगा। या फिर सीधी से हाँ भाई तूने उस व्यक्ति के पेट में चाकू मारा था या नहीं मारा था, बिल्कुल साफ शब्दों में पूछा जाएगा। लेकिन अगर उल्टे मुल्टे टेढ़े मेढ़े ढंग से और तरह तरह से जिस भाषा को नहीं जानता उस भाषा किसी भी तरह से उससे पूछा गया तो भैया वो पक्ष फिर उसमें जाएगा, वो कह देगा नहीं जी, या फिर हाँ उसको पता ही नहीं है मुझसे क्या पूछा जा रहा है, तो वो यही कहेगा ना। इसलिए अब धारा 229 में कहा गया है कि यदि कोई अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है तो न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार उसे दोषी ठहराएगा और उससे रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि अगर दोष स्वीकार कर लेता है कि हाँ सर मुझसे गलती हो गई, मैंने उसके पेट में चाकू मारा था क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसने मेरे साथ इसलिए बुरा किया था, इसलिए मैंने उसको मारा था। ठीक है, तो इसमें वो तुरंत उसको दोषी ठहरा देगी अदालत और रिकॉर्ड कर लेगी उसके इस बात को कि इसलिए उसको दोषी ठहराया गया। उसके बाद जहां अपराध ऐसी प्रकृति का हो जिसमें सजा मौत, आजीवन कारावास हो,
ध्यान रखना, इतना गंभीर मामला हो कि मौत होगी, आजीवन कारावास होगा, तो अदालत किसी आरोपी को दोषी मानने के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। अब ध्यान रखना 229 का अमेंडमेंट मैं आपको यहां से बता देता हूं कि दोस्तों, जब तुम्हारे ऊपर चार्ज ऐसा लगाएगा तुमने 3 लोगों को मर्डर किया है या फिर बहुत लंबा, मतलब कि लंबी सजा होने वाली है, उसमें अगर तुम ये कह दो हाँ सर मैं गिल्टी हूं, मेरी गलती से हो गया, फिर भी अदालत ये नहीं कहेगी कि तुम दोषी हो, नहीं, फिर भी अदालत कहेगी सबूत लेकर के आओ, तूने ऐसा किया तो क्यों किया, ये सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो ये भी देखेगी अदालत कि जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, वो किसी के दबाव में आकर के, किसी उसमें आकर के तो नहीं कह रहा कि हाँ मैंने ऐसा मर्डर किया है या फिर ये किया है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, वो किसी के दबाव में आकर करता है, तो न्याय कहाँ से मिला। हसरुद्दीन मोहम्मद बनाम सम्राट मामले में न्यायालय ने माना कि किसी ऐसे अपराध के आरोपी को व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय अनिच्छुक होगा, मतलब कि वो उसकी इच्छा नहीं होगी, जिसमें सजा मौत या आजीवन कारावास, मतलब फांसी की सजा हो या फिर ताउम्र कैद हो, तो उसके दोषी होने की दलील के आधार पर धारा 375 द्वारा अभियुक्त के अपील के अधिकार को कम कर दिया जाता है यदि अभियुक्त को उसके दोषी होने की दलील के आधार पर दोषी ठहराया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक कंडीशन ये भी होती है धारा 375 के तहत कि भैया अगर अभियुक्त ने इतना बड़ा कोई जुर्म किया है, मतलब कि उसको फांसी होने वाली है, और उसने अपने जो उस पर जो अभियोजन द्वारा जो लगे गए जो उसके ऊपर जुर्म है, मतलब कि जो अपराध है जो उनके ऊपर लगा है, चार्ज लगा है, वो उसको मान लेता हाँ सर मेरी गलती है, मैंने ही मर्डर किया था, तो वो कह सकता है कि अगर उसमें सजाए मौत होनी है तो जज कहे यार इसने अपना मामला अपना खुद ही स्वीकार लिया, चलो हो सकता है इसको अपनी गलती का पछतावा हो, चलो इसको मौत नहीं देते हैं, हम इसको आजीवन कारावास में बदल देते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे है अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि। अब देखिए अब मामला आगे आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखना उस चीज पर। अब यहां पर है कि यहां पर एक बात मान लीजिए कि अब केस जो है वो कोर्ट में आ गया है और ट्रायल चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए अभियोजन के लिए, ठीक है, साक्ष्य, देखिए धारा 330 के तहत न्यायाधीश गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा, मतलब कि अब न्यायाधीश ये देखेगा हाँ भाई तुम अपने पक्ष के गवाहों को ले आओ, ठीक है, तो अब गवाहों को बुलाएगा। यदि आरोपी ने दोषी मानने से इनकार कर दिया है या दोषी नहीं माना है, या यदि वह मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है, धारा 229 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया है, तो अभियोजन पक्ष न्यायाधीश गवाहों की उपस्थिति या कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए बाध्य करने के लिए एक प्रक्रिया जारी करेगा। कई कंडीशन हो गई, वो अपने आप को मानने से इनकार कर दे कि मैं गिल्टी नहीं हूं, या फिर न्यायालय मान ले कि ये माने या ना माने, हम इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम तो इस केस को पूरा सुनेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब मामला आगे चलेगा भैया, तो अब सबसे पहले जो न्यायाधीश है वो क्या करेंगे, भाई इस केस से जुड़े हुए जितने भी गवाह और सबूत हैं उनको लेकर के आइए, ठीक है। तो अब सुनने के लिए ट्रायल के लिए साक्ष्यों को बुलाना, मतलब सबूतों को। तो जैसा कि धारा 273 द्वारा प्रदान किया गया है कि सभी साक्ष्य किसी मुकदमे या कार्रवाई के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति में हो या उसके अनुपस्थिति में उसके वकील के उपस्थिति में ही लिए जाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धारा 273 ये कहती है कि जो भी गवाह या जो भी साक्ष्य पेश किए जाएंगे वो भैया अभियुक्त की उपस्थिति में होंगे, मतलब कि जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसकी या फिर उसके वकील के ही उपस्थिति में वहां पर देखे जाएंगे, सुने जाएंगे, उसके अलावा नहीं। चलिए आगे है गवाहों की जांच। भाई सबूतों का गवाहों का सत्यापन तो होगा, वो गलत तो नहीं है, तो क्या होगा जांच में, देखिए जब तारीख इतनी निश्चित हो जाती है जैसा कि धारा 230 के तहत उल्लेखित है कि न्यायाधीश धारा 231 के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा, तो न्यायाधीश के पास किसी भी गवाह की जिरह को तब तक स्थगित करने की अनुमति देने का वैवाहिक अधिकार है जब तक कि अन्य गवाहों या गवाहों की जांच नहीं हो जाती या किसी गवाह को आगे की जिरह के लिए वापस बुला लिया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सिंपल भाषा में आपने देखा होगा, मूवियों में देखा होगा कि अभियोजन पक्ष से गवाह बुलाए जाते हैं,
उन गवाहों के बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में जो अभियुक्त पक्ष का जो वकील है उन गवाहों को क्या करता है, निराधार करने के लिए उनसे जिरह करता है। गवाह कहेगा, आपने एक मूवी देखी होगी, अरे कौन सी मूवी है वो, गोविंदा की मूवी है भाई, हाँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अब वो क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसमें एक सीन ऐसा आता है कि एक बुजुर्ग होता है और वो बुजुर्ग अपना गवाह होता है उनका अभियोजन पक्ष का, और गोविंदा जो है वो अभियुक्त पक्ष के वकील होते हैं। तो वहां पर जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है कि इसने मेरी आंखों के सामने इसको जलाया, ठीक है, अभियुक्त ने मेरी आंखों के सामने ही उसको जलाया था। अब गोविंदा जिरह करते हैं, ध्यान रखना बयान तो ये था, उसके ऊपर जिरह ये थी कि जब गोविंदा कहता है अच्छा जब आपके सामने उसको जलाया तो आपने रोका क्यों नहीं, तो उसमें बूढ़ा कहता है मैं बुजुर्ग हूँ और आगे दीवार थी 3.5 फुट ऊंची, मैं उसको पार करके कैसे जा सकता था। तो गोविंदा इसी बात को पकड़ लेता है, जिरह करता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर वो अपने ऊपर आग वाग जला करके लेके आता है, वो उसको कहता है इस बुढ़े को मैं खत्म कर दूंगा, इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तो वो तुरंत उसको कटघरे को कूद करके बाहर आ जाता है। तो यहीं पर वो जिरह, समझिए जिरह चल रही है, तो यहीं पर वो कहता है कि माय लॉर्ड ये 3 फुट ऊपर की दीवार को नहीं, ये तो यहाँ से 4.5 फीट की है, इसको कैसे कूद गए, ठीक है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, देखा कितनी आसानी से उसने सच्चे गवाह को जिरह, ध्यान रखना जिरह के अकॉर्डिंग, जिरह के अधिकार से उस सबूत को क्या कर दिया, गवाह को खारिज करवा दिया। तो ये होती है जिरह, और इसीलिए ये जिरह जो होती है दोस्तों, ये किसके उसमें होती है, किसके सामने होती है भैया, अभियुक्त के। कोई भी गवाह अगर पेश होगा तो वो दोषी पक्ष का जो वकील होगा उसके सामने होगा, ठीक है। बात को एक एक क्लियर करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 IEA की धारा 137 में कहा गया है कि गवाह की जांच उस पक्ष द्वारा की जाएगी जो उसे अभियोजन पक्ष बुलाता है, और इसे परीक्षा प्रमुख कहा जाएगा। गवाह से जिरह विरोधी पक्ष बचाव द्वारा की जाती है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह के बाद दोबारा जांच की जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। IEA 1872 की धारा 138, ध्यान रखना ये थी 137, ये है 138, गवाहों से पूछताछ का क्रम निर्धारित करती है। मतलब कि जो गवाह हैं उनसे क्या क्या पूछना है उसका क्रम निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि गवाह से पहले मुख्य जांच की जानी चाहिए और फिर जिरह की जानी चाहिए। मुख्य परीक्षण उस पक्ष द्वारा किया जाता है जो गवाह को बुलाता है, और जिरह विरोधी पक्ष द्वारा किया जाता है। अगर गवाह को बुलाने वाला पक्ष चाहे तो कोर्ट की अनुमति से गवाह को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकता है। कहने का मतलब है कि गवाह कौन बताएगा कि हमारे ये गवाह हैं, भैया ये बताएगा अभियोजन पक्ष। और उन गवाहों को कब बुलाना है, क्या पूछना है, कितनी बार बुलाना है, एक बार बुलाने के बाद जिरह करने के बाद दोबारा भी बुलाना है या नहीं, ये सारा काम कौन करेगा, अभियुक्त पक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब मुख्य परीक्षा और जिरह, मुख्य परीक्षा का मतलब गवाह होता है, चीफ बयान होते हैं, ठीक है। देखिए जिरह मामले में प्रासंगिक तथ्यों से जुड़ी होनी चाहिए। हालांकि जिरह को उन तथ्यों तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है जिनके बारे में गवाह ने मुख्य परीक्षा में गवाही दी है। पुनः परीक्षण जिस तरह में संदर्भित मामलों के स्पष्टीकरण से संदर्भित होगा। यदि पुनः परीक्षण में कोई नया मामला सामने आया तो बचाव पक्ष उस मामले पर गवाह से आगे जिरह कर सकता है। पुनः परीक्षण के पीछे का उद्देश्य गवाह को जिरह के दौरान उठाए गए किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने का मौका देना है, और इसलिए यह केवल उन मुद्दों तक ही सीमित है जो जिरह के दौरान उठाए गए मामले थे। अब रामप्रसाद बना उत्तर प्रदेश राज्य में यह माना गया कि यदि अदालत को पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने उन कारणों से गवाह की जांच नहीं की है जो तर्क संगत या उचित नहीं है, तो अदालत का अभियोजन के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना उचित होगा। कहने का मतलब यह है कि जो अभियोजन पक्ष गवाहों को बुलाएगा अपने को कि देखिए सर इसके सामने क्या था, अब अगर हाँ सर मेरे सामने ही तो मारा था इसने, अब अभियुक्त पक्ष जिरह करेगा, अच्छा तुम्हारे सामने मारा था, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप उस समय पर क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे, वो कहेगा मैं तो घूम रहा था, वो कहेगा घूमने के लिए वो कोई पार्क है,
आप क्या कर रहे थे वहां पर बताओ। वो कहेगा मैं तो, अब वो अपनी बात को बदलेगा। जो झूठा होगा वो नहीं कहेगा कि मैं घूम रहा था, जो सच्चा होगा हाँ जी मैं घूम रहा था, उस समय क्यों घूम नहीं सकता, मुझे घूमने की आ जाती, मैं तो घूम रहा था। लेकिन जो झूठा गवाह को कह देगा नहीं मैं तो कहीं जा रहा था, वो कहेगा कहाँ जा रहे थे, कि मैं दुकान पे जा रहा था सामान लेने के लिए। अच्छा, अब वो कुछ और इसमें से बात नहीं, बात में से बात निकालेगा। ठीक है, ये किसका काम है, ये अभियुक्त पक्ष का है। लेकिन अगर जो गवाह है उसकी बात हर सवाल पर उसका जवाब बदल जाता है, हर सवाल पर उसका जवाब बदल जाता है, तो भाई साहब उस गवाह को झूठा करार कर दिया। उसमें तो दे रखा है ना, अदालत का अभियोजन के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना उचित होगा, तो उसका फर्क जो पड़ेगा वो अभियुक्त के लिए पड़ेगा। ठीक है, और जो अभियोजन पक्ष है उसका केस थोड़ा सा मतलब कि ढीला हो जाएगा। चलिए आगे, केरल राज्य बनाम रशीद मामले में कोर्ट ने कहा कि धारा 231(2) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय आरोपी के अधिकारों को साक्ष्य का नेतृत्व करने के अभियोजन पक्ष के विशेषाधिकार के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। निम्नलिखित कारणों पर विचार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है भैया कि जो आरोपी के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनको साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास में जितने भी अधिकार हैं उनके बीच में संतुलन बनाया जाना चाहिए। कोई भी गलत, डुप्लीकेट, बनावटी कुछ भी ऐसा गवाह प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। ठीक है, और इसके निम्नलिखित कारण है क्या, कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, अनुचित प्रभाव की संभावना, मतलब कि अनुचित प्रभाव मतलब अगर कोई तुम्हारे 3 गवाह सच्चे हैं, एक गवाह झूठा है, तो एक गवाह की ज़्यादा मानी जाएगी, उन 3 गवाहों को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत माने एक तो इसने गलत का, हो सकता है तीनों के तीनों भी क्या हो, झूठे गवाह हो। उसके बाद धमकी, अब ये भी चीज़ भी देखी जाएगी कि जो गवाह है वो किसी के दबाव में आकर के तो नहीं दे रहा, या फिर अपने बयानों को जो वो बदल रहा है, बार बार कुछ और बयान कर रहा है, उसके ऊपर कोई धमकी तो नहीं है, किसी ने उसको, होते नहीं है मूवियों में कि आज तुम्हारी गवाही है, हमारे खिलाफ गवाही देखो, हम तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, तो अपने गवाह बदल देता है, मतलब कि अपने जो बयान है उनको बदल देता है गवाह। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन। उसके बाद यह गैर स्थगन बाद में गवाहों को समान तथ्य पर साक्ष्य देने में सक्षम करेगा, ताकि वे रक्षा रणनीति को विफल करने के लिए अपनी गवाही तैयार कर सके। ठीक है, समय भी मिलता है। उसके बाद उस गवाह की स्मृति हानि जिसका मुख्य परीक्षण पूरा हो चुका है, मतलब कि उसकी याददाश्त का और इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है मतलब कोई पागल है या फिर जिसकी मेमोरी ठीक नहीं है उसको गवाह बना दिया गया, इस तरह की चीज़ें भी ध्यान रखी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे है साक्ष्य का रिकॉर्ड मतलब सबूतों का रिकॉर्ड। देखिए, धारा 276 के अनुसार सत्य न्यायालय के समक्ष सभी परीक्षणों में प्रत्येक गवाह का साक्ष्य पीठासीन न्यायाधीश द्वारा स्वयं उसके आदेश के तहत या उसके निर्देश और अधीक्षक के तहत न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायालय के अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। ऐसे साक्ष्यों को आमतौर पर कथात्मक रूप में लिया जाता है। पीठासीन न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार इस प्रश्न उत्तर के रूप में भी लिख सकता है। इस प्रकार लिए गए साक्ष्य पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह रिकॉर्ड का एक हिस्सा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सीधा सीधा जब आप अपने पक्ष में किसी भी गवाह को लेकर के जाते हैं और उसकी गवाही दिलवाते हैं, तो भैया वो गवाही जो है वहाँ पर जो जज के साथ में जो रिकॉर्डर बैठे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेशगार, जो पेशगार होते हैं, वो पेशगार मतलब क्या होता है, पेशगार जो जैसे कोई नीचे वकील है, उनके फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट उसको जज साहब तक पहुंचाना, ये सब काम करते हैं ना फाइल उठाने का। वो गवाहों का जो बयान है पहले वो लिखित रूप में लिखते हैं, नोट करते हैं, तब वो ले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी को कहते हैं रिकॉर्ड होना, मतलब कि जो गवाहों के जो साक्ष्य सबूत है उनका रिकॉर्ड होना। आगे धारा 271 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब प्रत्येक गवाह का साक्ष्य पूरा हो जाएगा तो इसे अभियुक्त की उपस्थिति में या उसकी अनुपस्थिति में उसके वकील की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सही किया जाएगा। साथ ही धारा 279 के अनुसार यदि कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त या उसका वकील नहीं समझता, तो उसकी व्याख्या अभियुक्त या उसके वकील को उसी भाषा में की जाएगी जो वह समझता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी गवाह बयान दर्ज हो गए हैं भैया, वो बयान दर्ज जो हैं वो अभियुक्त जो हैं, जो अपोजिट वकील है,
उसके सामने पढ़ा जाएगा कि इसने क्या क्या बयान दिए हैं, ठीक है। और जिस भाषा में वो चाहे उस भाषा में वो उसको समझा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभियोजन साक्ष्य का पालन करने के लिए कदम उठाना। देखिए, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। ध्यान रखना, जो अभियोजन पक्ष है, अभियुक्त के खिलाफ जो साक्ष्य उसने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, उनको किस तरह से वो रखेगा, क्या कंडीशन है। इसमें यह है कि अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक दलीलें और दलीलों का ज्ञापन, मतलब कि जो अभियोजन पक्ष है वो मुंह से बताएगा, मौखिक दलीलें देगा कि हाँ इसने ऐसा किया था, इसके पीछे ये इसका उद्देश्य था, ये जलता था, ये ऐसा करता था, कुछ भी है, तो उनका ज्ञापन देगा। क्या कि धारा 314 के तहत अभियोजक को अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद और कार्यवाही में कोई अन्य कदम उठाने से पहले अपनी मौखिक दलीलें प्रस्तुत करनी होती है। मौखिक दलीलें मतलब बताएगा, सर मेरे पास में जो सबूत है वो एक वीडियो में है और वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कैसे इस निर्मोही ठीक है और आरोपी जलील नीच और इस इंसान ने कैसे एक चाकू से उसको काटा है, ये दिखाएगा। तो ये हो गया दलील। अब पक्ष में संक्षेप में तर्क बताते हुए ज्ञापन देना भी आवश्यक है और उस ज्ञापन की एक प्रति विरोधी पक्ष को दी जानी चाहिए। मतलब कि वो ये बताएगा, उसके बाद में उस जो भी वो साक्ष्य दे रहा है, सबूत दे रहा है, वीडियो कैसेट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई कुछ भी है, कोई सबूत है, कोई चाकू है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कुछ भी ऐसे सबूत है, तो उसको वो रखेगा। उसके बाद में सामने वाले को बताएगा, देखो ये सबूत हम पेश कर रहे हैं। तो लिखित दलील दाखिल करने के स्थगन तभी दिया जाएगा जब अदालत इसे उचित समझेगी और इसके लिए कारण दर्ज करेगी। यदि न्यायालय को लगता है कि अप्रासंगिक या संक्षिप्त नहीं है तो अदालत मौखिक तर्क को विनियमित करेगी। इस स्तर पर अभियोजित पक्ष को तर्क अदालत को विपरीत पक्ष की जांच करने और अभियोजन द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उसका स्पष्टीकरण मांगने में उसकी मदद करेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर वो सबूत गलत हैं या झूठे हैं तो बिना सामने वाले, मतलब कि जो अभियोजन पक्ष अपने सबूत रख रहा है, सपोज करो कि वो चाकू रख रहा है कि ये वही चाकू है जैसा जिसने उस पर हमला किया था और इस पर उसके उंगलियों के निशान भी हैं, तो ये बात सामने वाले अभियुक्त को अभियुक्त के वकील को बताएगा और अभियुक्त वकील उसको जांच करेगा कि ये वही चाकू है या नहीं है, ये कहीं और से बनावटी तो नहीं है, ये झूठा तो नहीं है, ये सब उसको करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद में वो बताएगा ठीक है सर, न्यायाधीश को बताया ठीक है सर आप इसको अलाउ कर दीजिए, हम इसको देख लेंगे, तब वो उसको क्या करेगा, उस चाकू को रखेगा। लेकिन फिर वो अभियुक्त वाला पक्ष वो कहेगा नहीं सर मैंने इन्होंने जैसे बताया था मैंने इसको देखा, ये गलत है और ये चाकू तो वो है ही नहीं। ठीक है, चलिए इस तरह से वो उसका स्पष्टीकरण मांगने में मदद करेगा। अब है अभियुक्त का स्पष्टीकरण। देखिए धारा 313 के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने के बाद, मतलब अभियोजन पक्ष के जितने भी साक्ष्य वो लेने के बाद अदालत आरोपी से पूछताछ कर सकती है। इस धारा का उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रतीत होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर देना है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के बाद और आरोपी को अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले धारा 313 1B के लिए अदालत को आरोपी व्यक्ति को से आम तौर पर मामले पर पूछताछ करने का आवश्यकता होती है ताकि आरोपी को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाया जा सके उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली कोई भी परिस्थिति में। देखिए जब सबूत गवाह विपक्षी की, मतलब कि जो सबूत वो गवाह है वो अभियुक्त की तरफ हो जाते हैं, ठीक है, तो अब उससे पूछेगा हाँ भाई अब बताओ, पहले तो कह रहे थे आई एम नॉट गिल्टी कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दोष नहीं किया, अब तो सारे सबूत गवाह तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, अब भी तुम्हें कुछ कहना है इसमें या हम फैसला सुना दें। तो वो कहेगा मालिक मुझे माफ़ कर दिए सजर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे चुप, पहले ही बोला था तुमसे कि अपने जो गुनाह किया है उसको कबूल कर लो नहीं किया चलो भाई आजीवन कारावास भेज दो। या फिर वो कहेगा सर ये मेरे खिलाफ गलत है, ठीक है,
और ये जो हो रहा है वो गलत है, और मतलब कि उस समय पर उसके कुछ भी वो कहे उसको मान्य नहीं होता। अदालत तो सिर्फ इस एक अवसर देती है, चाहे कि वो अपने जो भी उसके साथ में हुआ है उन चीज़ों को ठीक से अदालत के सामने रख दे। हालांकि उस पर तो दोष सिद्ध हो ही चुका है जब सबूत और गवाह उसके खिलाफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी साहबराव बोर्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि यदि बुनियादी है कि कैदी का ध्यान प्रत्येक प्रेरक सामग्री पर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि उसे स्पष्टीकरण देने की अनुमति मिल सके। मतलब कि जरूरी है कि जितने सबूत गवाह सब उसका आरोप बता देते हैं कि हाँ आरोप सिद्ध कर देते हैं, फिर भी भैया उसको अपना स्पष्टीकरण देना होगा। उसके बाद अशरफ अली बनाम असम राज्य मामले में यह कहा गया था कि यदि आरोपी के खिलाफ कोई मामला महत्वपूर्ण है और उस पर दोष सिद्धि का प्रस्ताव सही और वैध है तो आरोपी से मुद्दे के संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए और उस पर से उसे स्पष्टीकरण देने का उसे मौका दिया जाना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों, पक्षों की सुनवाई। देखिए, एक पक्ष ने अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर इल्जाम लगाए और सारी प्रक्रिया हो गई, वो सबूत गवाह सब देखे गए और अभियुक्त पक्ष पर वो जो इल्जाम लगाए थे वो सिद्ध भी हो गए। उसके बाद में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, वो कहते हैं ना लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों पक्षों की अंतिम जो दलील होती है, अंतिम जो स्टेटमेंट होती है, वो पक्षों की सुनवाई। क्या है कि ये धारा 232 अभियोजन और बचाव दोनों को अभियुक्त को अपने बचाव में आने और इसके समर्थन में सबूत पेश करने के लिए बुलाने से पहले अदालत को संबोधित करने का अवसर देती है। पक्षों की टिप्पणियां अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा से संबंधित ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे है दोष मुक्ति का आदेश। देखिए, अब सारे पक्षों को सुन लिया, सबको सबूतों को देख लिया। अब अदालत के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो अभियुक्त के ऊपर दोष सिद्ध कर दे या फिर दोष सिद्ध ना करे। अगर दोष सिद्ध नहीं होगा तो उसको बरी करना पड़ेगा, और दोष सिद्ध हो जाएगा तो भैया उसको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है कि जो सारे सबूत गवाह को देख लेती है अदालत, दोनों पक्षों की सारी दलीलें सबको पेश करके कर लेती है, तो फैसले पर बात आ जाती है। तो यहाँ पर अदालत देखती है कि क्या फैसला लेती है। वो कहते हैं ना कि फैसला उस तारीख को सुनाया जाएगा, हमने सभी के सबूत गवाह को देख लिया है। तो फैसला दो पक्ष में होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर नहीं होता, या तो वो दोष सिद्ध होगा या फिर मुक्ति होगा। तो अगर दोष मुक्त हो जाता है तो क्या होगा, देखिए, किसी आरोपी को बरी किया जा सकता है। मतलब कि जब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगे हैं, वो सबूत दिखाए गए, सारे सबूत गवाह बेकार निराधार थे और कोई भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे उसके ऊपर ये दोष सिद्ध हो सके कि हाँ उसने ये क्राइम किया है, तो उसको बरी कर दिया जाएगा। यदि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है, धारा 232 के तहत न्यायाधीश आरोपी के पक्ष में बरी करने का आदेश दर्ज करेगा। यदि उसे लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है तो बरी हो जाएगा। उसके बाद बचाव साक्ष्य का पालन करने के लिए कदम। देखिए, धारा 233 के अनुसार जब आरोपी को धारा 232 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है तो उसे अपने समर्थन में सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। यदि अभियुक्त चाहे तो वह अपने बचाव में लिखित रूप में साक्ष्य दे सकता है और न्यायाधीश इसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा। बचाव के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों की चर्चा की गई है। कौन सी, देखिए, नंबर 1 कि अदालत के गवाह यदि हों तो, देखिए 311 के अनुसार यदि न्यायालय किसी भी जांच मुकदमे अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को अदालत के गवाह के रूप में बुला सकता है और उसकी जांच करा सकता है यदि उसके साक्ष्य अदालत को प्रतीत होते हैं कि यह मामला के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि आरोपी था, उसके खिलाफ कोई भी गवाह सबूत नहीं मिले तो अब उससे कहेंगे भाई अभियुक्त पक्ष ने जितने भी मामले रखे, अभियुक्त पक्ष के ऊपर जितने भी मामले या सबूत उसके खिलाफ आए वो सब निराधार हो गए। अब अभियुक्त से अदालत कहेगी हाँ भाई अब तुम सिद्ध करो कि तुमने ऐसा नहीं किया था। तो वह क्या कहा, जी सर देखिए जिस दिन की ये घटना है उस दिन
तो मैं शादी के लिए या फिर किसी शादी या कोई पार्टी या मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली गया हुआ था, ठीक है। आप वहाँ से वो मंगा लीजिए, डेटा कलेक्ट कर लीजिए। तो इसको अब अदालत भेजेगी वहाँ पर अपने लोगों को, जाओ भी पूछ करके आओ, देख करके आओ और उन सबूतों को लेके आओ कि वो था या नहीं। वहाँ से आएंगे और वो कह देंगे हाँ जी सर, उस दिन तो ये हमारे को मीटिंग में थे, ठीक है, जिस समय पर ये घटना हुई। तो साबित हो गया कि वो वहाँ पर था नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहस। धारा 234 के तहत अभियोजन पक्ष अपने मामले का सारांश देगा और अभियुक्त या उसका वकील जवाब देने का हकदार होगा। और यदि अभियुक्त या उसके वकील द्वारा कानून का कोई मुद्दा उठाया जाता है तो अभियोजन पक्ष न्यायाधीश की उचित अनुमति के साथ अपना पक्ष रख सकता है। अब होगी बहस। एक पक्ष में होगा वादी वाला वकील और दूसरे में प्रतिवादी, मतलब कि अभियोजन और अभियुक्त दोनों के वकील अब आपस में बहस करेंगे। अभियुक्त वाला जो वकील है वो कहेगा कि हमारे जो क्लाइंट है अभियुक्त है, उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे वो गलत हैं। अभियोजन कहेगा कि सही है। अब दोनों की बहस होगी, उस बहस होगी, अब वो अपने अपने उसमें शब्दों से, बातों से, सबूतों को वो आधार बताएंगे, ठीक है। कि कानून के बिंदु के संबंध में गौरतलब है कि धारा 314 पक्षों की दलीलों पर भी बात होती है। हालांकि धारा 234 में प्रावधान है कि बचाव के लिए साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियोजन पक्ष को मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करना और फिर बचाव पक्ष जवाब देने का हकदार होगा। अब धारा 234 तर्क के संबंध में एक विशेष, जबकि धारा 314, इसलिए धारा 234 धारा 314 पर प्रबल होगी। इसका कारण यह है कि एक अच्छी तरह से स्थापित कानून की जब एक सामान्य और विशेष कानून के बीच कोई विसंगति होती है तो विशेष की प्रबलता होती है। महत्वपूर्ण यह है कि सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, दोनों का मामला चलता रहा, ये चलता रहा। अब जो बहस हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी मूवी या जितने वो होते हैं दोस्तों, उनमें क्राइम दिखाया जाता है, क्राइम सीन दिखाया जाता है, पुलिस की जांच दिखाई जाती है और फाइनली दिखाई जाती है कोर्ट में दोनों वकीलों की बहस। कि वो, अब इसको मुझे आगे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर बैकग्राउंड बता दिया है कि जितने भी मूवी होंगे, सीरियल होंगे या वेब सीरीज होंगे, उन सब में क्या दिखाया जाता है, यही दिखाई जाती है वकीलों की बहस। तो वो जो वकीलों की बहस होती है ना, वही है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय और संबंधित मामले। देखिए, अभियोजन और बचाव पक्ष के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट एक मामले में फैसला सुनाएगी। यह चरण है जहां आरोपी को या तो बरी कर दिया जाता है या फिर दोषी ठहराया जाता है। आगे है कि दोष सिद्धि के आदेशों का पालन करने की प्रक्रिया। देखिए, दोष मुक्ति हो गई तो हो गई, लेकिन अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो अब क्या होगा। देखिए, दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायाधीश आरोपी की सुनवाई करेगा और फिर धारा 235 के तहत सजा सुनाएगा। ध्यान रखना, 235 के तहत सजा सुनाएगा। सजा सुनाते समय न्यायाधीश उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा जो आरोपी की सजा को प्रभावित करती है या उससे संबंधित है। धारा 235 ख या 2 के प्रावधान अनिवार्य है और न्यायालय के आदेश के अनुसार इनका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। धारा 235 का उद्देश्य अभियुक्त को अपने पक्ष में किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों का सबूत पेश करने का मौका देना है। तो अभियुक्त से स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए कि उसे अपनी सज़ा के बारे में क्या बताना है और क्या वह अपनी सज़ा कम करने के लिए अपने पक्ष में कोई सबूत देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जब मामला सिद्ध हो गया और लास्ट अंतिम अवसर पर दोष सिद्ध वो हो गया है, दोषी सिद्ध है, इसने भैया क्राइम किया है, तो वो उससे कहेगी हाँ भाई तुम्हें कुछ, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे कि आप ये रखो तो उससे ये हमें लगे कि हाँ भाई इसकी सज़ा कम कर देनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई सबूत है तो यह अभियुक्त से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस बिंदु पर शांता सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीश को पहले दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की सज़ा सुनानी चाहिए। यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो सज़ा के सवाल पर उसकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही अदालत उसके खिलाफ सज़ा सुनाने के लिए आगे बढ़ेगी। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि यह धारा दुविभाजित सुनाई
सुनवाई का प्रावधान करती है और विशेष रूप से आरोपी व्यक्ति को सजा पूर्व मतलब सजा से जस्ट पहले सुनवाई का अधिकार देती है कि अभिवक्त जो अभियुक्त है वो अपने बारे में कुछ बताए जो विशेष अपराध के लिए कड़ाई से प्रासंगिक या उससे जुड़ी नहीं हो सकती है। पूछताछ चल रही है लेकिन सजा के चयन पर असर इसका पड़ सकता है। उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होता, लेकिन मतलब कि इतना हो सकता फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास किया जा सकता है। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे है पिछली सजा के मामले में प्रक्रिया। देखिए अब एक मेन पॉइंट ये है कि धारा 236 पिछली सजाओं मतलब जो पूर्ण निर्णय है उनकी बात करती है। पूर्ण निर्णय तो आपको पता होगा ना, पिछली सजाओं की बात करती है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी आरोपी पर धारा 211(7) के तहत पहले दोषी करार दिया गया है और वह स्वीकार नहीं करता कि उसे पहले कथित आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है, तो धारा 229 या धारा 235 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के बाद न्यायाधीश ऐसी पिछली सजा के आरोपों के साक्ष्य मान सकता है और निष्कर्ष दर्ज करेगा। यदि आरोपी बढ़ी हुई सजा या किसी अलग तरह की सजा के लिए उत्तरदायी है तो इस धारा के प्रावधान में उल्लेख है कि इस तरह के आरोप को न्यायाधीश द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं आरोपी को पैरवी करने के लिए कहा जाएगा और नहीं अभियोजन पक्ष ऐसी पिछली सजा का उल्लेख करेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर वो जो अभियुक्त वहाँ पर है कटघरे में है, उसके ऊपर पहले भी कोई इल्ज़ाम लगे हुए, पहले भी उस पर किसी बात की सज़ा चल रही है, तो उसको वो पूछ सकते हैं कि हाँ भी पिछली सज़ा हुई थी तुम्हें अब भी हो रही है। ठीक है, तो तुम यार मानते नहीं हो, तुम तो इसका मतलब यही कारण है तुम्हारा। ठीक है, ये उनके ऊपर पूछा जा सकता है। उसके बाद में धारा 236 पिछली सजा के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई सजा के दायित्व का निर्धारण करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करती है। साथ ही जब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक पिछली सजा का सबूत देने पर रोक लगाना आरोपी को मुकदमे से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से रोकना होता है। आगे दोस्तों कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों और लोक सेवकों की मानहानि के मामले में प्रक्रिया है। देखिए यहाँ तक जो सारे क्रिमिनल मामले थे उसकी मैंने आपको बात बता दी। अब कुछ नहीं है यहाँ पर, उनके लिए क्या होगी, सजा हो जाएगी। लेकिन अब कंडीशन ये है दोस्तों कि हमारे देश में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ब्रजभूषण जिसका मामला चल रहा था, ठीक है, और आप पार्टी के नेता हैं कई। ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती हैं इनके खिलाफ भी तो मामले दर्ज होते हैं। तो इनके मामले जब दर्ज होते हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए उच्च गणमान्य व्यक्तियों और लोक सेवकों की मानहानि के मामले में प्रक्रिया है। केवल जब मामला होगा मानहानि का, डिफामेशन का, तो उनकी प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा अंतर है, वो बताना जरूरी है। बाकी सारे मामले हैं उनमें सेम प्रोसीजर चलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर मानहानि का जब केस लगता है तो उसमें क्या है, जैसे भी राहुल गांधी के ऊपर लगा था हालांकि सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है, वो सिद्ध नहीं हो पाया वो सही था या गलत था, कोई भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। तो उसी कंडीशन में क्या है कंडीशन वो हम बता देते हैं। देखिए धारा 199(2) के तहत सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है बिना मामला दर्ज किए जब मानहानि का कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है जो उस समय भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का उपराष्ट्रपति हो, किसी राज्य के राज्यपाल या संघ या राज्य में कोई लोक सेवक, जब कोई लोक अभियोजक द्वारा लिखित रूप में शिकायत की जाती है। मतलब कि जो सिस्टम से जुड़ा हुआ हो उसके, जैसे ब्रजभूषण था उसके खिलाफ जो मतलब वो जो पहलवान महिलाएं थी उन्होंने उसके खिलाफ क्या लगाया था, आरोप लगाया था, तो वो वाली कंडीशन। तो धारा 237 के तहत सत्र न्यायालय को धारा 199(2) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने पर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा शुरू किए गए वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार मामलों की सुनवाई करने की आवश्यकता होती है। 237 चल रहा है, ध्यान रखना। तो धारा 237 के प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति की अभियोजन गवाह के रूप में जांच की जाएगी जिसके खिलाफ अपराध किए जाने का आरोप है, जब तक कि सत्र न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। कोर्ट को इसके कारणों का दर्ज कराना होगा। मतलब कि ये मानहानि वाले जो मामले हैं उन लोगों को
देखिए कि सबूतों को सुनेगी, बशर्ते कि जिसके खिलाफ मानहानि के कारण वो चल रहे हैं उसको इसकी वो नहीं, मतलब उसको कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा। धारा 237 के तहत प्रत्येक मुकदमा बंद कमरे में चलाया जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी खुले ओपन कोर्ट में मामला नहीं चलेगा, बंद कमरे में चलाया जाएगा। यदि न्यायालय सोचता है कि या यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है कि न्यायालय सभी या किसी भी आरोपी को बरी कर देता है या बरी कर देता है और न्यायालय को लगता है कि आरोपी या उनमें से किसी के खिलाफ आरोप लगने का कोई उचित कारण नहीं है, तो कथित रूप से बदनाम किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी ने चार्ज लगा दिए, पहली बात तो मजिस्ट्रेट इतनी जल्दी हाथ नहीं डालेगा, उसके बाद में मामला जाएगा भी कोर्ट में तो ये चुपचाप चलेगा, चुपचाप, किसी को पता नहीं लगने देंगे। और जब ये उसके ऊपर सिद्ध हो जाएगा हाँ उसने ऐसा किया है, तब उनके ऊपर चार्ज लगेगा, तब उनको पकड़ा जाएगा। नहीं तो अगर जिन्होंने चार्ज लगाया है मानहानि का, समझना अगर वो मानहानि का जो चार्ज लगाया वो सिद्ध नहीं हो पाया तो जो चार्ज लगाने वाला है ना अभियोजन पक्ष, अभियुक्त पक्ष को मुआवजा और देगा कि तुमने उसके ऊपर चार्ज लगाया, मानहानि के लिए उसकी रेस्पेक्ट खत्म कर दी, इज्जत खत्म कर दी, ये वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अदालत कारण बताओ, ये मामला होता है कारण बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कारण बचाओ पर विचार करने और उसके लिए कारण दर्ज करने के बाद आरोपी या उनमें से किसी को 1000 रुपये तक का मुआवजा देती है। दिया गया मुआवजा इस तरह वसूला जाएगा जैसे कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना हो। जिस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है उसे किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। यदि अभियुक्त को पहले ही कोई राशि का भुगतान किया जा चुका है तो उस राशि को उसी के मामले से संबंधित किसी भी वाद की कार्रवाई में मुआवजे या भुगतान का करते समय ध्यान में रखा भी जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पक्ष को भैया पैसे देने होंगे। आगे, मुआवजा का पुरस्कार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पर लागू नहीं होता है। मतलब इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर डिफामेशन मतलब कि मानहानि का केस करता है और ये वो केस सिद्ध नहीं हो पाता है तो इनमें से कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के रूप में अभियुक्त को कोई पैसा नहीं लेगा। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकता है। अगर किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है तो भैया कोई भी व्यक्ति जाकर के उच्च न्यायालय में इस बात की वो कर सकता है कि नहीं सर ये जो मामला बिल्कुल सही है, वहाँ पर साबित नहीं हो पाया, चलिए इसको दोबारा से देखिए। ठीक है, या फिर किसी पक्ष को कि भैया जिसके ऊपर मानहानि का केस लगाया था वो सिद्ध नहीं हुआ और अदालत ने कुछ नहीं किया तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि सर उसने मेरे ऊपर मानहानि का केस लगाया था, ठीक है, ये गलत था और मेरी इतनी बदनामी है, बेइज्जती है, मैं उसके इस बात की सज़ा देना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर उल्टा चलेगा केस। ठीक है, तो मानहानि का केस इसलिए धारा 237 में दिया गया है। चलिए अब चल देते हैं दोस्तों निष्कर्ष के ऊपर। देखिए, उपरोक्त आलेख सत्य परीक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करती है और जांच या सुनवाई में किसी भी देरी से बचने का प्रयास करती है। प्रत्येक मामले में न्यायाधीश यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को उसके मामले की सुनवाई और बचाव का उचित अवसर दिया जाए। संहिता ऐसे निर्धन आरोपी को कानून सहायता भी प्रदान करती है जो संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में और धारा 304 की आवश्यकता के अनुसार वकील नियुक्त करने में असमर्थ है, ताकि अपराध करने वाले आरोपी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी न ठहराए जाए और उसको न्याय मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप में इतनी क्षमता, इतने ज्ञान हो गया होगा कि भाई साहब अब कोई भी आपसे कहे तो कोर्ट में कैसे कैसे मामला चलता है, क्या क्या होता है, कब गवाह पेश होते हैं, कब जिरह होती है, ठीक है, कब उनके ऊपर चार्ज लगते हैं, किस तरह से होता है, अब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। आज के बाद आपके सामने एक विजन रहेगा, जब भी आप कोई मूवी देखोगे उसमें कोर्ट का या कोई भी वो चलेगा ना, तुरंत आप देखकर अच्छा ये जो अब गवाही जो चल रही है, ठीक है, वो 232 के में चल रही है, धारा 232 के अनुसार चल रही है। ठीक है, इस तरह से आप एबल हो गए। तो यही एबल कराना था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। जल्दी से देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हेडिंग का। कोई भी अगर पक्ष ऐसा है, कहीं पर अगर आपको ऐसा लगा है कुछ त्रुटि रह गई है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके पूरी सहायता करेंगे, आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए। तो
वीडियो हम करते हैं यही समाप्त, लेकिन उससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी से हमारी इंस्टा आईडी से हमको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, और उसके बाद में बिल्कुल ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसकी PDF हम वहाँ पर डाल देते हैं, वहाँ से आप उसको PDF भी ले सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी मैसेज या हमसे सीधा कोई भी डिस्कशन करना हो तो हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैसेज कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।